विजयगढ़ के महाराज महेंद्र प्रताप सिंह एक अत्यधिक प्रभावशाली शख्सियत थे। उनकी 3 रानियां थी, लेकिन सबसे छोटी रानी, जिसका नाम चीकू रानी था, वह बाकियों से बिल्कुल भिन्न थी। चीकू रानी का कद 5 फुट से अधिक नहीं था, बल्कि उससे भी कम ही था। हालांकि उसके व्यक्तित्व की चमक बाकी रानियों से कम नहीं थी। महाराज के जीवन में चीकू रानी का महत्व सबसे अधिक था, और यही बात अन्य रानियों को खटकती थी। वे सोचती थी कि चीकू रानी में ऐसा क्या विशेष है जो उन्हें इतना महत्व दिया जाता है। लंबाई भी कम है, और महाराज के जीवन में वह सबसे बाद में आई है, फिर भी राजा उसे इतना महत्व क्यों देते हैं? असल में चीकू रानी में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो केवल महाराज ही जानते थे। चीकू रानी के महाराज के जीवन में आने का भी एक रहस्यमयी कारण था। एक बार महाराज शिकार के लिए जंगल में गए। शिकार का पीछा करते करते वह जंगल में गहरे जा पहुंचे। तभी एक दूसरे शेर ने उन पर हमला कर दिया। उनके साथ गए सैनिक स्तब्ध रह गए। तभी दूर से एक हंसिया उड़ता हुआ आया और सीधे शेर की गर्दन पर जा लगा। शेर वहीं ढेर हो गया। यह देख सभी लोग चौंक गए कि यह कैसे हुआ। तभी सभी ने देखा कि एक सफेद घोड़े की पीठ पर एक युवती बैठी हुई थी, जिसने महाराज की जान बचाई थी। वह युवती धीरे धीरे महाराज के करीब आई और महाराज ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, हे देवी, आपने हमारी जान बचाकर हम पर और हमारी प्रजा पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम आपके ऋणी हो गए हैं और यह ऋण चुकाना चाहते हैं। आप हमसे जो चाहे मांग सकती है। युवती ने उत्तर दिया, महाराज, अगर आप मुझे 3 वचन देंगे तो मैं कुछ मांग सकती हूँ, लेकिन वचन देकर मुकरना मत। महाराज ने कहा, ऐसी मूर्खता अगर कोई और करता तो हम कभी क्षमा नहीं करते, लेकिन आपने हमारी जान बचाई है, इसलिए हम आपकी इस गलती को माफ करते हैं। हम वचन देते हैं। युवती ने कहा, पहला वचन यह है कि आप अपने सैनिकों को हमसे दूर भेजें, ताकि हमारी बातचीत कोई न सुन सके। महाराज ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया और वे वहां से दूर चले गए। महाराज ने कहा, अब बताओ दूसरा वचन क्या है? युवती बोली, महाराज, मेरा नाम चीकू है और मुझे खाने में चीकू बहुत पसंद है। मेरी पहली मांग ये है कि आप अपने राज्य में मेरे लिए एक चीकू का बाग लगवाएं। महाराज ने कहा, ठीक है, ये मांग हमने मान ली। अब दूसरी मांग बताओ। युवती ने कहा, मुझे आपसे विवाह करना होगा। महाराज को यह सुनकर थोड़ा क्रोध आया, लेकिन दिए गए वचन के कारण वह चुप रहे। उन्होंने सोचा कि विवाह करने में कोई बुराई नहीं है। युवती सुंदर है और लंबे कद की है। फिर महाराज ने तीसरी मांग के बारे में पूछा। युवती ने कहा, तीसरी मांग मेरी यह है कि आप कभी भी मेरे परिवार के बारे में नहीं पूछेंगे। महाराज ने युवती की ओर देखा और सोचने लगे कि विवाह में कोई समस्या नहीं है। राजाओं के लिए तो कई विवाह करना भी सामान्य बात है। फिर कुछ विचार कर उन्होंने सैनिकों को बुलाया और विवाह की तैयारी का आदेश दिया। सैनिकों को महाराज की बात पर आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि यह युवती राजा के योग्य नहीं है, फिर भी महाराज उससे विवाह करने को तैयार है। जंगल में विवाह की तैयारियां शुरू हो गई, क्योंकि किसी भी सैनिक की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राजा से सवाल कर सके। राजा ने उसी जंगल में युवती से विवाह कर लिया और अपने राज्य की ओर लौटने लगे। जब राजा अपनी नई रानी और सैनिकों के साथ राज्य की सीमा पर पहुंचे, तो महल में तुरंत खबर भेजी गई कि महाराज अपनी नई रानी के साथ महल की ओर आ रहे हैं। यह सुनते ही दोनों रानियां, सुजाता और माधवी, बेहद हैरान हो गईं। उनके मन में सवाल उठने लगे कि महाराज युद्ध के लिए तो गए नहीं थे, तो क्या जंगल में किसी जंगली से विवाह करके लौट रहे हैं? दोनों रानियों के मन में तरह तरह की अटकलें चलने लगी। वो सोचने लगी, आने वाली रानी कैसी होगी? कहीं बहुत सुंदर और गुणवान तो नहीं होगी? कहीं महाराज सिर्फ उसी के होकर ना रह जाए। इन्हीं विचारों के साथ दोनों रानियां अपनी अपनी दासियों के साथ महाराज और नई रानी के स्वागत की तैयारियों में जुट गईं। कुछ समय बाद महाराज अपनी नई रानी के साथ महल के द्वार पर पहुंचे। राज्य की जनता भी द्वार के बाहर इकट्ठी हो गई। सब लोग महाराज और नई रानी की जय जयकार कर रहे थे। जब नई रानी चीकू रानी बाहर आई, तो लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे और आपस में खानाफूसी करने लगे। महाराज ने किसे विवाह कर लिया है? यह तो साधारण सी दिखने वाली युवती है। कुछ लोग बोले।
क्या पता महाराज ने किसी विशेषता के कारण ही इसे चुना हो, वरना वे भला ऐसी साधारण दिखने वाली युवती से क्यों विवाह करते। इसी बीच भीड़ में खड़ी एक महिला बोली, तुम लोग बेकार की बातें कर रहे हो। रानी लंबी तो नहीं है, लेकिन सुंदर और तेजस्वी लगती है। मुझे तो नई रानी बेहद सुंदर लग रही है, जैसे कोई देवी का अवतार हो। दूसरे लोग बोले, हाँ सच में, कुछ लोग बेकार में आलोचना करते हैं। हमारी नई रानी के चेहरे पर जो तेज है वह किसी साधारण व्यक्ति का नहीं हो सकता। महल के द्वार पर दोनों बड़ी रानियां सुजाता और माधवी आरती का थाल सजाए हुए खड़ी थी। जब उन्होंने नई रानी चीकू रानी को देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। दोनों ने आपस में कहा, अरे ये महाराज को क्या हो गया है, एक नाटी और साधारण दिखने वाली युवती से विवाह कर लिया। क्या महाराज की मति मारी गई थी। फिर उन्होंने सोचा, चलिए हमारे लिए तो यह अच्छा ही है। अगर नई रानी हमसे अधिक सुंदर होती तो महाराज हमें कोई महत्व ही नहीं देते। शायद महाराज ने इस नाटी पर दया कर इसे अपना लिया है। जब महाराज और नई रानी का स्वागत हो गया तो महाराज ने नई रानी का परिचय दोनों रानियों से करवाया। यह बड़ी रानी सुजाता है और यह छोटी रानी माधवी। आपसे अब और छोटी रानी जी को रानी है। इन्होंने हमारी जान बचाई है। एक शेर से टकराकर भी इन्होंने बहादुरी से हमारी रक्षा की। चीकू रानी ने दोनों बड़ी रानियों के चरणों में झुककर प्रणाम किया। जैसे ही वह उनके पांव छूने के लिए झुकी, एक अजीब सी लहर सी उठी, जिससे सुजाता रानी चौंक गईं। उन्होंने चीकू रानी की ओर थोड़े हैरान नजरों से देखा, लेकिन चीकू रानी के चेहरे पर एक शांत मुस्कान बनी रही। फिर जब चीकू रानी ने माधवी के चरण स्पर्श किए तो कुछ ऐसा ही अनुभव माधवी को भी हुआ। उसके बाद भी चीकू रानी के चेहरे पर वही शांत और सौम्य मुस्कान बरकरार रही। सभी औपचारिकताओं के बाद चीकू रानी को उनके कमरे तक ले जाया गया। कमरे में जाने से पहले महाराज उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां बड़े महाराज और राजमाता के चित्र लगे हुए थे। महाराज ने हाथ जोड़कर चित्रों के सामने खड़े होकर कहा, पिताजी, माताजी, यह आपकी नई बहू है। इसे अपना आशीर्वाद दीजिए। आज इसने मेरी जान बचाई है। चीकू रानी ने चित्रों के सामने झुककर उनके चरण स्पर्श किए। जैसे ही उन्होंने चित्रों की ओर देखा, उन्हें लगा कि बड़े महाराज और राजमाता की आंखों में आंसू है, जो महाराज के हाथ पर गिर पड़े। महाराज हैरान रह गए कि यह पानी की दो बूंदें कहां से आईं। दूसरी ओर चीकू रानी चित्रों की ओर देखते हुए ऐसा महसूस कर रही थी मानो वे उन्हें कोई आश्वासन दे रही हो। पिताजी, माताजी, अब कोई अनिष्ट नहीं होगा। भूतकाल में जो कुछ हुआ उसका हिसाब दोषियों को चुकाना होगा। आपकी बेटी यह वचन देती है। महाराज ने उदास मन से कहा, न जाने राजमाता और पिताजी हमें इतनी जल्दी क्यों छोड़ गए। अभी तो हमें उनकी बहुत जरूरत थी। वे हमारा मार्गदर्शन करते। अब हमें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। चीकू रानी ने कहा, महाराज उदास मत होइए। एक दिन सभी को जाना होता है। कोई जल्दी चला जाता है तो कोई देर से। यह सच है कि उनकी आकस्मिक मृत्यु ने आपको अधिक दुखी किया है। महाराज ने आश्चर्य से पूछा, आपको कैसे पता चला कि राजमाता और पिताजी की आकस्मिक मृत्यु हुई थी। चीकू रानी थोड़ी संभल कर बोली, महाराज मैंने तो बस अनुमान लगाया। आपने कहा कि वे हमें जल्दी छोड़ गए तो मैंने यही समझा। इसके बाद दासियों ने चीकू रानी को उनके कमरे तक पहुंचाया। जो दासियां उनके साथ थी वे लगभग उनकी ही उम्र की थी और आपस में कानाफूसी कर रही थी। रानी कितनी छोटी कद की है, देखने में भी साधारण है, हमसे मिलती जुलती है। महाराज को इनमें क्या पसंद आया। इन बातों को सुनकर चीकू रानी हल्के से मुस्कुरा दी। केदार सिंह चीकू रानी को उनके कमरे में छोड़कर वापस चले गए। वहां एक और दासी मौजूद थी जो भी उनकी उम्र की ही थी। उसने चीकू रानी का स्वागत किया और बोली, छोटी रानी जी, आप बहुत सुंदर है, बड़ी रानियों से भी अधिक। चीकू रानी ने हंसकर कहा, तुम भी तो सुंदर हो। तुम्हारा नाम क्या है। दासी ने शर्माते हुए कहा, अरे नहीं छोटी रानी जी, मैं कहाँ सुंदर हूं। गरीब लोग भी सुंदर हो सकते हैं क्या। चीकू रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं। जिसका मन सुंदर होता है उसका तन भी सुंदर होता है, लेकिन मन की सुंदरता सबको दिखाई नहीं देती। लोग तो सिर्फ बाहरी सुंदरता देखते हैं। दासी बोली, वाह छोटी रानी जी, आप तो बहुत अच्छी बातें करती हैं।
मेरा नाम उषा है, चीकू रानी ने कहा। बहुत सुंदर नाम है, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। उषा ने फिर चीकू रानी के कमरे की सफाई शुरू कर दी। महल में चीकू रानी को आए हुए कुछ दिन हो गए थे। जिस दिन वह महल में आई, उसी दिन सेनापति ने महाराज को सूचना दी कि इस बार राज्य में फसल अच्छी हुई है, बुआई सही समय पर हुई और फसल पूरी आई है। महाराज ने इसका श्रेय चीकू रानी के आगमन को दिया और कहा, चीकू रानी के कदम महल में पड़े हैं तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, वरना पिछले कई वर्षों से बारिश भी ठीक नहीं हो रही थी, जिससे फसल अच्छी नहीं होती थी और किसानों की कर्ज की मांग बढ़ जाती थी। महाराज अब चीकू रानी के विवेक और बुद्धिमानी से भी प्रभावित होने लगे। अब तो वह राजनीतिक मामलों में भी उनसे सलाह लेने लगे। उधर बड़ी रानियां सुजाता और माधवी ईर्ष्या से जलने लगी। उन्हें लगने लगा कि यह नई रानी जादूगरनी है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, तभी महाराज इस पर इतना मोहित हो गए हैं। दोनों बड़ी रानियां हर वक्त चीकू रानी को नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती, लेकिन वह हर बार नाकामयाब हो जाती। उन्हें यकीन हो गया कि इस नई रानी ने महाराज पर जरूर कोई तंत्र मंत्र किया है। दोनों रानियां सोचने लगी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी अहमियत खत्म हो जाएगी। राजा की नजरों में हमारी कद्र घटती जा रही है। इस नई रानी ने, जो खूबसूरत भी नहीं है, महाराज को हमसे दूर कर दिया है। दोनों ने चीकू रानी को रास्ते से हटाने की साजिश रचने का फैसला किया। रात का समय था और महल में सभी लोग अपने अपने कमरों में जाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। आज महाराज भी चीकू रानी के कमरे में ही थे। महाराज तो गहरी नींद में सो चुके थे, लेकिन चीकू रानी को नींद नहीं आ रही थी। तभी बाहर से कुछ आवाजें आई जो रानी के कानों में गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे किसी के कदमों की आहट हो। रानी ने खिड़की से देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। चीकू रानी धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल आई और महल के गलियारे में दबे पांव चलने लगी। तभी फिर से वह आवाज सुनाई दी और इस बार रानी ने देखा कि मछली रानी के कमरे से कोई बाहर निकल रहा है। ये कौन है? रानी ने खुद से कहा। ये तो मछली रानी है, लेकिन ये आधी रात को कहां जा रही है? मछली रानी गलियारे से होते हुए बगीचे की तरफ बढ़ने लगी और चीकू रानी भी चुपचाप उसका पीछा करने लगी। जैसे ही मछली रानी बगीचे में पहुंची, दूसरी तरफ से सेनापति आता दिखाई दिया। मछली रानी झट से उसके गले लग गई और काफी देर तक यूं ही लगी रही। उसके बाद दोनों बगीचे से होते हुए बावड़ी की ओर बढ़ गए। चीकू रानी ने चुपचाप उनका पीछा किया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे चीकू रानी पहले से ही सब कुछ जानती हो और सिर्फ इसकी पुष्टि करना चाहती हो। रानी माधवी और सेनापति बावड़ी के अंदर जाकर गायब हो गए। चीकू रानी ने उन्हें देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहां कई दरवाजे थे और चारों तरफ अंधेरा था। काफी कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं दिखा। चांद की हल्की सी रोशनी में बस दरवाजे ही नजर आ रहे थे, लेकिन दीवारों और पेड़ों की परछाइयों के कारण यह पता नहीं चल पा रहा था कि वे किस दरवाजे के अंदर गए हैं। चीकू रानी ने सोचा, आज नहीं तो कल इस बात का सच सामने आ ही जाएगा जो राजमाता ने मुझे बताया है। लेकिन पूरी सच्चाई जानकर महाराज को इस षड्यंत्र के बारे में बताना जरूरी है। यही सोचते हुए चीकू रानी अपने कक्ष में लौट आई और सोने की कोशिश करने लगी। महाराज गहरी नींद में सो रहे थे। रानी सोते हुए महाराज की ओर देखती रही और सोचती रही, महाराज कितने सीधे साधे और भरोसेमंद हैं। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं है कि उनके साथ क्या बुरा हो चुका है और अभी भी हो रहा है। मैं यहाँ सिर्फ इस बुराई को रोकने आई हूँ। किसी के आंसू ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया है। जानते हैं महाराज, वह कौन है? रानी ने मन ही मन सोचा। लेकिन आप कैसे जानेंगे? आपको तो बस यही लगता है कि राजमाता मर चुकी है। नहीं महाराज, राजमाता मरी नहीं है, वह अब भी जीवित है। अगले दिन सुबह चीकू रानी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह से राजमाता और बड़े महाराज की मृत्यु के बारे में पूछा। महाराज, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पिताजी, महाराज की मृत्यु कैसे हुई? हाँ छोटी रानी, हम बताते हैं, महाराज ने कहा। पिताजी, महाराज ने जब राज्य का सारा कामकाज मुझे सौंप दिया तो उनके जीवन में करने को कुछ खास नहीं रहा। उन्हें शिकार का बहुत शौक था। राज्य का कार्यभार संभालते हुए भी वे अक्सर शिकार पर जाया करते थे।
लेकिन जब उन्होंने सारा भार मुझे सौंप दिया तो उनका शिकार पर जाना और भी बढ़ गया। एक दिन पिताजी महाराज शिकार के लिए निकले। उनके साथ कुछ सैनिक भी थे, लेकिन किसी कारणवश वे शिकार के पीछे एक घोड़ा दौड़ाते हुए काफी दूर निकल गए और सभी सैनिक पीछे रह गए। जंगल बहुत घना था और सैनिक उन्हें ढूंढ नहीं पाए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन महाराज का कहीं पता नहीं चला। रात में घने जंगल में खोज करना बहुत कठिन हो गया, तो सेनापति और सैनिकों ने जंगल के बाहर डेरा डाल दिया ताकि सुबह होते ही उनकी तलाश की जा सके। सुबह होते ही फिर से खोज शुरू हुई। काफी खोजबीन के बाद जंगल में एक शव मिला। उसकी स्थिति बेहद भयानक थी। जंगली जानवरों ने शव को बहुत बुरी तरह क्षत विक्षत कर दिया था। पहचानना बहुत मुश्किल था, लेकिन शव पर महाराज जैसे वस्त्र थे और हाथ में महाराज की खानदानी अंगूठी थी। उस वक्त ऐसा ही लगा था कि वह शव महाराज का ही था, जिसे किसी जंगली जानवर ने मार डाला था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद महाराज के शव को राज्य में लाया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। छोटी रानी, उस समय हम पूरी तरह टूट चुके थे। पिताजी महाराज के निधन के बाद ऐसा लगा जैसे हम अनाथ हो गए हैं। फिर राजमाता ने हमें समझाया, बेटा, अब तुम राजा हो। एक राजा पर कई जिम्मेदारियां होती हैं। अगर तुम खुद को इस दुख की आग में झोंक दोगे तो राज्य का क्या होगा। जैसे तुमने अपने पिता को खोया है, वैसे ही हमने अपने सुहाग को खोया है। हम भी तो अकेले हो गए हैं। अब हमारी भी जिम्मेदारी तुम पर ही है। हम बूढ़े हो चुके हैं और अब हमसे ज्यादा कष्ट सहा नहीं जाता, लेकिन सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए हमने खुद को संभाल रखा है। इसके बाद हमारे कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ और बढ़ गया। पिताजी महाराज के जाने के बाद राजमाता ने हमें सहारा दिया था, लेकिन जब राजमाता का निधन हुआ तो हमें लगा कि यह जीवन बेकार है। फिर हमें राजमाता की बातें याद आईं कि राजा का जीवन उसकी प्रजा के लिए होता है। प्रजा की सुख दुख सब राजा के होते हैं। अगर राजा खुद दुख में रहेगा तो प्रजा का ध्यान कौन रखेगा। यही सोचकर हमने फिर से अपने राज्य के कार्यों में खुद को झोंक दिया। छोटी रानी ने फिर पूछा, और राजमाता की मृत्यु कैसे हुई महाराज? महाराज ने कहा, राजमाता एक अत्यधिक पूजा पाठ करने वाली महिला थी। एक दिन राज्य के मंदिर में आग लग गई। आग बहुत भयानक थी और बहुत प्रयासों के बाद भी उसे बुझाया नहीं जा सका। मंदिर के अंदर पुजारी, राजमाता और उनकी 3 दासियां थी। आग में पुजारी और राजमाता का शव तो मिला, लेकिन दासियों का कोई पता नहीं चला। लेकिन महाराज, आपको कैसे पता चला कि वह शव राजमाता का ही था? छोटी रानी ने पूछा। महाराज ने कहा, छोटी रानी, आप कैसी बातें कर रही है? क्या हम अपनी माँ को, अपनी राजमाता को नहीं पहचान सकते? शव पर वही वस्त्र थे जो राजमाता ने पहने हुए थे और उनके हाथ में खानदानी मुद्रिका थी। छोटी रानी ने पूछा, क्या उस वक्त मंदिर में और कोई नहीं था? मेरा मतलब, राज्य के लोग भी तो मंदिर जाते होंगे? महाराज ने जवाब दिया, नहीं, वह मंदिर केवल राजघराने के लिए था। किसी और को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। राजमाता के जाने के बाद हम बहुत व्याकुल हो गए थे, पूरी तरह से अनाथ महसूस कर रहे थे। पिताजी महाराज के जाने के बाद राजमाता ने हमें संभाल लिया था, लेकिन उनके जाने के बाद हमें लगा कि यह जीवन व्यर्थ है। फिर हमें राजमाता की बातें याद आईं कि राजा का जीवन उसकी प्रजा के लिए होता है। अगर राजा खुद दुख में रहेगा तो प्रजा का ध्यान कौन रखिएगा। यही सोचकर हमने फिर से राज्य के कार्यों में खुद को व्यस्त कर लिया। महाराज ने फिर कहा, अब काफी समय हो गया है हमें यहाँ आए हुए। हमारा चीकू का बगीचा तो तैयार हो गया होगा? छोटी रानी ने पूछा। महाराज, आपने चीकू का बाग ही क्यों लगाया? कोई और फल क्यों नहीं? महाराज ने जवाब दिया, छोटी रानी, मुझे चीकू बहुत पसंद है। आपने देखा होगा, हम फलों में सबसे ज्यादा चीकू ही खाते हैं। बातों में काफी समय बीत गया था। महाराज ने कहा, आज राजकुमार अधिराज प्रताप सिंह भी आने वाले हैं। उनके गुरु ने उन्हें शिक्षा पूर्ण करा दी है। हाँ, बड़ी रानी महारानी सुजाता के और हमारे पुत्र अधिराज प्रताप सिंह और मछली रानी माधवी और हमारे दूसरे पुत्र शोभित राज सिंह भी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया हुआ है। उसकी भी शिक्षा अब बस 4 साल की बची है। महाराज ने कहा, छोटी रानी, राजकुमार के स्वागत की तैयारी करिए। आप तो उनकी छोटी माँ है।
चीकू रानी बड़ी रानियों के पास जाती है, लेकिन बड़ी रानी सुजाता नहीं दिख रही थी। केवल मछली रानी माधवी नजर आ रही थी। छोटी रानी ने पूछा, बड़ी दीदी, छोटी दीदी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। मछली रानी ने कहा, मंझली दीदी बगीचे में फूल चुनने गई है। राजकुमार अधिराज आने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए फूल चुनने गई है। महाराज ने बताया, दीदी मैं भी बगीचे में चलूं, फूल चुनने में मदद करूं या फिर कुछ और काम कर दूं? बड़ी रानी ने सोचा, आज इसे लड्डू बनवा कर देखती हूँ, बड़ी होशियार बनती है। छोटी रानी बोली, हाँ दीदी, हम लड्डू बनवा देंगे। बड़ी रानी सोचने लगी, हे भगवान, मैंने तो इसे कुछ कहा भी नहीं और इसने कैसे सुन लिया? कहीं ये कोई जादूगरनी तो नहीं है? छोटी रानी ने कहा, नहीं दीदी, हम जादूगरनी नहीं है। हमें तो लगा कि लड्डू तो बनते ही है जब कोई अपना आता है या अतिथि आता है। हे भगवान, इसने फिर से मेरे मन की बात जान ली। सुजाता रानी घबराकर चीकू रानी से कहती है, छोटी रानी बगीचे की तरफ जाइए। चीकू रानी बगीचे की तरफ जाती है, लेकिन वहां उन्हें कोई नजर नहीं आता। पूरा बगीचा घूमने के बाद एक दासी फूल तोड़ती दिखाई देती है। चीकू रानी दासी से पूछती है, मछली दीदी कहाँ है? दासी जवाब देती है, रानी जी अभी तो यही थी, मालूम नहीं अब कहाँ चली गई है। हो सकता है बावड़ी की तरफ गई हो। चीकू रानी कहती है, ठीक है, तुम फूल तोड़ो, मैं देखती हूँ। चीकू रानी पुरानी बावड़ी की तरफ जाती है, लेकिन वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। वापस बगीचे की ओर लौटते समय उन्हें कुछ आवाजें और आहट सुनाई देती है। चीकू रानी बावड़ी के नीचे की ओर जाती है, जहां कई दरवाजे हैं जो सभी बंद हैं। वे हर दरवाजे को देखती है, सब बंद दिखते हैं, जैसे बहुत समय से खोले नहीं गए हो। लेकिन एक छोटे दरवाजे के बाहर कुछ चिंताजनक कदमों के निशान नजर आते हैं, जो दरवाजे तक जाने के हैं पर लौटने के नहीं। चीकू रानी दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाती है, तभी पीछे से वही दासी आ जाती है और कहती है, छोटी रानी जी चलिए, राजकुमार आते होंगे। महल में राजकुमार अधिराज के स्वागत की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। चीकू रानी ने बड़ी रानी के साथ मिलकर लड्डू भी बनवा दिए थे। वैसे तो इतनी दासियां थीं लड्डू बनाने के लिए, लेकिन एक माँ का दिल अपने बच्चे के लिए खुद ही सब करना चाहता है। चीकू रानी कहती है, मछली दीदी, हम तो आपको बगीचे में देखने गए थे, लेकिन वहां आपको कहीं नहीं देखा। मछली रानी कहती है, छोटी, तुम क्यों देखने आई थी हमें? चीकू रानी कहती है, बस यूं ही दीदी, हमने सोचा कि आपके साथ फूल चुनवा देंगे। और वे गहरी नजरों से माधवी की तरफ देखती है, लेकिन इस समय मछली रानी का चेहरा बिल्कुल सपाट था, उस पर कोई भाव नहीं थे। तभी बाहर से जय जयकार की आवाज सुनाई देने लगती है। बड़ी रानी कहती है, लगता है मेरा पुत्र आ गया। चीकू रानी कहती है, हाँ दीदी, राजकुमार की जय जयकार हो रही है। तभी चीकू रानी को फूलों की टोकरी लेकर आती हुई एक दासी दिखाई देती है, लेकिन यह दासी तो पहले कभी राजमहल में नहीं देखी। चीकू रानी अपने मन में सोचती है, ये कौन है? दासी पास आकर माधवी से पूछती है, छोटी रानी जी, ये फूलों की टोकरी कहाँ रख दूं? माधवी रानी बोलती है, शन्नो, अब हम छोटी रानी नहीं है, अब हम मछली रानी है। छोटी रानी तो ये है, चीकू रानी। शन्नो चीकू रानी की तरफ अजीब सी नजरों से देखकर अभिवादन करती है। चीकू रानी शन्नो की तरफ गहरी नजर से देखते हुए पूछती है, मछली रानी, ये कौन है? मछली रानी कहती है, यह शन्नो है, हमारी सेविका। ये हमारे विवाह के समय से हमारे साथ है, क्योंकि ये हमारे मायके से हमारे साथ आई थी। चीकू रानी देखती है कि शन्नो बहुत ही खूबसूरत दासी है, लेकिन उसके मस्तक पर एक काला निशान है। चीकू रानी कहती है, शन्नो, तुम्हारे मस्तक पर यह काला निशान क्या है? शन्नो कहती है, कुछ भी तो नहीं रानी जी। माधवी और शन्नो दोनों एक साथ कहती है, कुछ भी नहीं है। चीकू रानी फिर भी सोचती है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा जैसे कुछ काला सा निशान था शन्नो के माथे पर। तभी बड़ी रानी बोलती है, अच्छा चलो जल्दी करो, राजकुमार आते होंगे। सभी राजकुमार के स्वागत के लिए महल के दरवाजे की तरफ चल देती है। महाराज पहले से ही सेवकों के साथ राजकुमार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, द्वार पर खड़े हुए हैं। तभी सेनापति के रथ के पीछे राजकुमार का रथ दिखाई देता है। सभी के चेहरे पर मुस्कान उभर आती है। राजकुमार को काफी दिनों बाद देखकर
रानी सुजाता तो कुछ ज्यादा ही व्याकुल है अपने पुत्र को गले लगाने के लिए। राजकुमार रथ से उतरते हैं और महाराज के चरण स्पर्श करते हैं। पिताजी प्रणाम। महाराज कहते हैं, खुश रहो पुत्र, आयु, यश और बल प्राप्त हो। और राजकुमार अधिराज को गले लगाते हैं। फिर राजकुमार अपनी माता सुजाता के चरण स्पर्श करते हैं। प्रणाम माताश्री। मां अपने बेटे को गले लगाते हुए कहती है, मेरा पुत्र यशस्वी हो, किसी की भी नजर इस पर ना लगे। और अपने गले से काजल का टीका लगाते हुए कहती है, अपनी छोटी मां को भी प्रणाम करो। राजकुमार माधवी को प्रणाम करते हैं और माधवी आशीर्वाद देते हुए बोलती है, पुत्र, अब हम तुम्हारी छोटी माताश्री नहीं है। क्या बात है, अब हम तुम्हारी मछली माता हो गए हैं। राजकुमार ने हैरानी से माधवी की ओर देखा। रानी माधवी ने कहा, पुत्र, यह छोटी रानी है, चीकू रानी, और आपकी छोटी माताश्री। राजकुमार झुककर माधवी के पैर छूते हुए बोले, प्रणाम छोटी माताश्री। चीकू रानी ने राजकुमार को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, देवता बनो, अच्छे इंसान बनो, सबका भला करो और हमें सिर्फ छोटी मां ही बोलो, रानी नहीं। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो बहुत सुंदर है छोटी मां, और बहुत अच्छी भी है। मछली रानी ने हल्का सा मुंह बनाया, जैसे कि राजकुमार की तारीफों के पुल बांधने से उन्हें कोई खास खुशी नहीं हो रही थी। तभी शन्नो, जो फूलों की टोकरी लेकर खड़ी थी, बोल पड़ी, अरे, रानी जी ने अभी तक राजकुमार को फूलों का हार नहीं पहनाया है। सुजाता रानी ने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे हाँ, जल्दी से हार लाओ। शन्नो ने टोकरी आगे बढ़ाई और रानी सुजाता ने उसमें से हार उठाकर राजकुमार को पहनाने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन तभी टोकरी में से एक काला नाग निकलकर राजकुमार के पैरों के पास गिर पड़ा। जैसे ही वह नाग राजकुमार को डसने वाला था, चीकू रानी ने फुर्ती से उसे उठाकर दूर फेंक दिया। सभी के दिलों की धड़कनें रुक सी गईं और महारानी सुजाता तो रोने ही वाली थी। उन्होंने तो मानो अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को खोते हुए देख लिया था। वह चीकू रानी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, आंखों में आंसू भरे हुए, और बोली, चीकू रानी, आपने तो अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरे पुत्र की जान बचाई है। चीकू रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बड़ी रानी, आप ये क्या कह रही है? राजकुमार भी तो मेरा पुत्र है। हमने तो सिर्फ एक मां का कर्तव्य निभाया है, कोई उपकार नहीं किया। महाराज भी प्रशंसा भरी नजर से चीकू रानी की ओर देखते हुए बोले, अच्छा, अब सब अंदर चलो। महाराज के आदेश पर सभी राजमहल के अंदर लौट गए। आज महल में राजकुमार के स्वागत के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए थे। तीनों माताएं अपनी अपनी पसंद का खाना राजकुमार को बड़े प्यार से खिला रही थी। भोजन के अंत में लड्डू लाए गए। जब राजकुमार ने लड्डू खाए तो बोले, अरे वाह माताश्री, लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। रानी सुजाता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये चीकू रानी ने बनाई है, बड़े प्यार से बनाई है। चीकू रानी की ओर देखते हुए महारानी सुजाता ने महसूस किया कि आज चीकू रानी कुछ ज्यादा ही सुंदर और ताजा लग रही है। ये सब रानी सुजाता के दिल में चीकू रानी के प्रति सकारात्मक भाव के कारण हो रहा था। राजकुमार ने लड्डू खाकर कहा, छोटी मां, आपने तो बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाए, आप बहुत अच्छी हैं। माधवी ने तुरंत बोल पड़ी, अरे वाह, हमें तो कभी अच्छा नहीं कहते राजकुमार। राजकुमार ने हंसते हुए कहा, मंजली मां, आप भी बहुत अच्छी हैं। भोजन समाप्त होने के बाद जब सभी अपने अपने कक्ष में चले गए तो चीकू रानी सोचने लगी, फूलों की टोकरी में सांप होना कोई साधारण बात नहीं है, इसमें कुछ न कुछ गहरी चाल छिपी है। कहीं किसी ने राजकुमार अधिराज को मारने का षड्यंत्र तो नहीं रचा। चीकू रानी ने तय किया कि आज महाराज तो राजकुमार के साथ व्यस्त रहेंगे, इसलिए मैं अपने आवश्यक कार्यों को पूरा कर लेती हूँ। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण समय है। तभी महाराज आ गए और बोले, छोटी रानी, आज तुम अपने माता पिता से मिल आओ। महाराज ने पूछा, चीकू रानी, क्या तुम अपने माता पिता से मिलवाओगी? चीकू रानी ने कहा, महाराज, आपने विवाह के समय कहा था ना कि आप हमारे परिवार के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। महाराज ने कहा, लेकिन छोटी रानी। चीकू रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, समय आने पर हम सब कुछ स्वयं ही आपको बता देंगे। महाराज ने कहा, ठीक है छोटी रानी, हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप बहुत समझदार हैं। चीकू रानी ने महाराज से पूछा, क्या हम जा सकते हैं?
महाराज ने कहा, हाँ आप जा सकती हैं, लेकिन संध्या तक वापस आ जाइए। इसके बाद चीकू रानी अपने माता पिता से मिलने चली जाती है। उनके माता पिता जंगल में कुटिया बनाकर रहने वाले एक जाति के मुखिया थे, लेकिन चीकू रानी उनकी असली संतान नहीं थी। उन्हें तो चीकू रानी जंगल में बेहोश पड़ी मिली थी और उनके पीछे एक विचित्र कहानी थी। चीकू रानी के माता पिता ने उन्हें अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। चीकू रानी जंगल में अपने माता पिता के पास पहुंच जाती है, जहां उनका स्वागत होता है। जब चीकू रानी अपने माता पिता से मिलती है तो उनके चेहरे पर खुशी की चमक साफ दिखती है। वह अपने पिता से पूछती है, बाबा अब आपकी सेहत कैसी है? उनके पिता मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, पुत्री मेरी सेहत में काफी सुधार है। अब आंखें भी धीरे धीरे ठीक से खुलने लगी है और थोड़ा थोड़ा दिखाई भी देने लगा है। भूख भी लगने लगी है और अपने आप उठने की कोशिश भी करता हूं, लेकिन जो फल चाहिए वह यहां नहीं मिलता और उसी फल से ही सेहत में इतना सुधार हुआ है। अब वह फल कहां से लाएंगे, कैसे इंतजाम होगा? चीकू रानी आश्वासन देती है, बाबा चिंता मत कीजिए, जल्द ही उस फल की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि अब उसका बगीचा तैयार हो रहा है। माँ जी को रानी की बातें सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटी, हमें तो उनकी बहुत चिंता रहती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से तुम हमें मिली हो, नहीं तो हम तो संतान विहीन ही मर जाते। चीकू रानी हल्की हंसी के साथ कहती है, माँ जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है। अच्छा हो या बुरा, मेरा आपकी बेटी बनना आपकी किस्मत में लिखा था, इसलिए मैं आपकी बेटी बनकर ही आती, किसी न किसी तरह। फिर वह आगे कहती है, माँ अब मैं उनसे मिलूं, शाम तक मुझे वापस भी जाना है। महाराज ने लौटने का समय भी तय किया है और आज राजकुमार भी महल में है। माँ जवाब देती है, ठीक है बेटी, जाओ उनसे मिल लो। चीकू रानी जब कुटिया के अंदर प्रवेश करती है तो वह चारपाई पर लेटी राजमाता को देखकर खुश होती है कि इतनी बीमारी के बावजूद भी उनके चेहरे पर एक अजीब सी तेजस्विता और शांति है। चीकू रानी राजमाता के पास जाकर उन्हें प्रणाम करती है। राजमाता भी आशीर्वाद देती है, लेकिन उनकी आंखों के कोनों में हल्का सा पानी आ जाता है। चीकू रानी उनके पास बैठकर कहती है, राजमाता आप दुखी मत होइए, आपके कष्टों का समय अब समाप्त होने वाला है, बहुत जल्दी आप राजमहल वापस जाएंगी, ये मेरा आपसे वादा है। राजमाता के चेहरे पर हल्की लेकिन दुख भरी मुस्कान उभर आती है। चीकू रानी उन्हें बताती है, राजमाता आपके पौत्र अधिराज सिंह गुरुकुल से लौट आए हैं, अब उन्हें शस्त्र विद्या सीखने के लिए आचार्य के पास जाना होगा। यह सुनकर राजमाता की मुस्कान गहरी हो जाती है और उनके चेहरे की पीड़ा कुछ कम हो जाती है। राजमाता अपने छोटे बेटे सुमित्रा के बारे में पूछती है। चीकू रानी कहती है, राजमाता उनकी सुरक्षा में अभी समय लगेगा, उनसे तो हम अभी तक मिले भी नहीं है। फिर वह पूछती है, राजमाता आपकी सेहत कैसी है? भूख तो लगती है ना? आप फल आदि ठीक से खा रही है ना? राजमाता बहुत धीरे से जवाब देती है, हाँ पुत्री, अब मैं ठीक हूं। चीकू रानी मुस्कुराते हुए कहती है, राजमाता आप चिंता मत कीजिए, चिंता तो चिता के समान होती है, आप जानती है ना? राजमाता जवाब देती है, हाँ पुत्री, मैं जानती हूं। तभी वेद जी आते हैं। चीकू रानी उन्हें प्रणाम करती है। वेद जी आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, खुश रहो पुत्री, सदा सुखी रहो। चीकू रानी उनसे पूछती है, वेद जी इन्हें पूरी तरह ठीक होने में कितना समय लगेगा? वेद जी जवाब देते हैं, इन्हें ठीक तो हो गई है, लेकिन कोई मन की पीड़ा है जो इन्हें पूरी तरह से ठीक नहीं होने दे रही है। चीकू रानी कहती है, जी अपने परिवार से दूर होना ही सबसे बड़ा गम है। वेद जी सहमति जताते हुए कहते हैं, ये बात तो सही है पुत्री। फिर चीकू रानी विदा लेते हुए कहती है, वेद जी हमें जल्दी जाना होगा, कोई और बात तो नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता? वेद जी कहते हैं, नहीं पुत्री, बस इन्हें नियम से फल खिलाते रहो, ये जल्दी ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगी। चीकू रानी वेद जी को प्रणाम करती है। वेद जी फिर से आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, सदा सुखी रहो पुत्री। चीकू रानी राजमाता से विदा लेकर जल्दी महल लौट जाती है। चीकू रानी ने राजमाता से विदा लेते समय वादा किया कि वे उन्हें जल्द ही राजमहल में वापस ले आएंगी। चीकू रानी ने कहा, राजमाता
अब हमें चलना होगा। आप अपना ख्याल रखिए। राजमाता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। ठीक है पुत्री, आप भी अपनी देखभाल करना। 2 दिन बाद चीकू रानी के कक्ष में महाराज ने पूछा, छोटी रानी, आपके माता पिता कैसे हैं? चीकू रानी ने उत्तर दिया, महाराज वे ठीक है। महाराज ने कहा, अगर आपकी इच्छा होती तो आप और रुक सकती थी। चीकू रानी ने जवाब दिया, महाराज मैं सभी से मिल चुकी हूँ, अब यहाँ रहना आवश्यक है। महाराज ने कहा, हाँ छोटी रानी, आपके बिना हमें अजीब सा लग रहा है। आप पर ऐसा जादू है कि हमारी स्थिति बदल गई है। चीकू रानी ने विनम्रता से कहा, महाराज हमने कोई जादू नहीं किया, यह आपकी उदारता है जो हमें सम्मान देती है। महाराज ने फिर कहा, नहीं छोटी रानी, आप इस मान की पूरी हकदार है। जब से आप हमारे पास आई है, एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे चारों ओर फैली है। चीकू रानी ने जिज्ञासावश पूछा, महाराज ये बावड़ी के चारों ओर इतने सारे दरवाजे क्यों हैं? मैंने कभी इतनी बड़ी बावड़ी नहीं देखी। महाराज ने बताया, ये दरवाजे हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार से बनवाए थे ताकि अगर कोई शत्रु हमारे राज्य पर आक्रमण करे तो महल की महिलाएं सुरक्षित रूप से बाहर निकल सके। चीकू रानी ने पूछा, इन दरवाजों से सुरक्षा कैसे संभव है? महाराज ने जवाब दिया, इन दरवाजों के भीतर गुप्त मार्ग है, जिनमें से कुछ दरवाजे भोजन के कमरे में खुलते हैं और कुछ के पीछे सुरंगें हैं जो राज्य की सीमाओं के जंगलों में खुलती है। सुरक्षा की दृष्टि से ये गुप्त मार्ग केवल विशेष स्थानों पर खुलते हैं। चीकू रानी ने कहा, महाराज यह सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही प्रभावशाली है। महाराज ने कहा, हाँ छोटी रानी, आज शाम को राजमहल में उत्सव का माहौल है। युवराज के आगमन की खुशी में मंच पर विभिन्न कला प्रदर्शन चल रहे थे। कोई गाने, कोई नृत्य, कोई बाजीगरी और कोई कठपुतली का खेल दिखा रहा था। इसी बीच मछली रानी माद्री की तबीयत खराब हो गई और वह अपने दासी सन्नों के साथ उठकर चल पड़ी। कुछ समय बाद चीकू रानी ने सेनापति को भी जाते हुए देखा। चीकू रानी ने सोचा कि आज उसे इन रहस्यों का पता लगाना है। वह चुपचाप उनका पीछा करती है। गलियारे में चलते हुए उन्होंने एक परछाई देखी जो बावड़ी की ओर जा रही थी। उन्होंने परछाई का पीछा करते हुए देखा कि दूसरी परछाई भी वहीं जा रही थी। दोनों परछाइयां एक साथ बावड़ी की ओर बढ़ गईं। चीकू रानी ने दोनों परछाइयों का पीछा किया और देखा कि वे एक गुप्त दरवाजे के पीछे चले गए। अब चीकू रानी के मन में यह विचार था कि यह निश्चित रूप से सेनापति और मछली रानी का रहस्य है। वह सोचती है कि आज तो उसे इन दोनों के छुपकर कहीं जाने के रहस्यों का पता लगाना है। तभी उन दोनों की परछाइयां चीकू रानी की नजरों से ओझल हो जाती है। चीकू रानी को पहले तो समझ नहीं आता कि वे कहाँ चले गए, लेकिन फिर उसकी नजर दीवार पर बने चित्र पर जाती है। चित्र पर एक विशेष आकृति बनी हुई थी जो बाकी चित्रों से अलग नजर आ रही थी। चीकू रानी सोचती है कि यह आकृति शायद गुप्त दरवाजे को खोलने की चाबी हो सकती है। चीकू रानी कुछ समय तक वहां खड़ी रहकर प्रतीक्षा करती है। उनकी निगाहें उन दोनों की वापसी पर टिकी है। वह देखना चाहती है कि वे दोनों कितनी देर में लौटते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है। लगभग आधे घंटे के बाद दोनों की वापसी की आहट सुनाई देती है। चीकू रानी बहुत सतर्कता से छिप जाती है, क्योंकि किसी भी छोटी सी चूक से सारा प्रयास बर्बाद हो सकता है। दोनों धीरे धीरे बातचीत करते हुए, इस बात का ध्यान रखते हुए कि कोई देख न ले, बावड़ी से निकलकर बगीचे से होते हुए गलियारे में प्रवेश कर जाते हैं। जब चीकू रानी को यकीन हो जाता है कि दोनों जा चुके हैं, तो वह गुप्त दरवाजे की ओर बढ़ती है। पहले उसने चिन्ह को दबाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। फिर उसने देखा कि कुएं की आकृति थोड़ी उभरी हुई है। चीकू रानी ने इसे दाईं ओर और फिर बाईं ओर घुमाया। आकृति में थोड़े से बदलाव से दीवार के दाहिने ओर एक झरना नजर आने लगा। उसने इसे और घुमाया तो दीवार में एक बड़ा दरवाजा प्रकट होने लगा। चीकू रानी उस दरवाजे के भीतर प्रवेश करती है। अंदर एक मसाले लगी दीवार पर सीढ़ियां आगे जाती हैं, जो शायद तहखाने में जाती है। तय खाने की सीढ़ियों के पास भी वही चित्र है जो दरवाजा खोलने के लिए था। चीकू रानी ने चिन्ह को दाईं ओर घुमाया, जिससे दरवाजा बंद हो गया। फिर वह सीढ़ियों से होते हुए नीचे तहखाने में चली जाती है, जहां एक गलियारा और एक कक्ष मिलता है।
वहां से किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। मशाल की धीमी रोशनी में कराहने वाले का चेहरा स्पष्ट नहीं दिखता। चीकू रानी ने मशाल की रोशनी बढ़ाई और कराहने वाले की ओर देखा। वह व्यक्ति चिल्लाते हुए कहता है, तुम फिर आ गई? तुम वही हो जो रोज आती हो? चीकू रानी चौंक गई और पूछती है, बड़े महाराज, आप कौन है? व्यक्ति जवाब देता है, मुझे सेनापति ने कुत्ता बना दिया है, और अब तुम कौन हो? चीकू रानी ने समझाया, बड़े महाराज, मैं आपकी छोटी पुत्रवधू चीकू रानी हूँ। हमारे पुत्र ने अभी हाल ही में आपसे भाग लिया है और हम किसी उद्देश्य के लिए यहाँ आए हैं। बड़े महाराज ने पूछा, किस उद्देश्य की बात कर रही हो? चीकू रानी ने कहा, अब हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, आप हमारे साथ चलिए। उसने महाराज को कंधे का सहारा देकर उठाया और धीमे धीमे चलते हुए उन्हें उस स्थान पर ले गई जहां उत्सव अभी भी चल रहा था। मंच पर एक नाटक चल रहा था। चीकू रानी नाटक के बीच में बड़े महाराज को लेकर पहुंच गई। सबकी निगाहें अचानक नाटक से हटकर उन पर टिक गईं। महेंद्र प्रताप सिंह ने चीकू रानी से पूछा, छोटी रानी, ये क्या हो रहा है? नाटक के मंच पर आप किसे लेकर आई है? चीकू रानी ने जवाब दिया, ध्यान से देखिए, आप जानेंगे कि आज क्या स्थिति है। मंच पर खड़ा व्यक्ति जब चीकू रानी को देखता है तो वहां मौजूद कई लोग, जिनमें सेनापति और रानी माधवी शामिल है, चकित रह जाते हैं। महारानी सुजाता भी दंग है और महाराज की ताज्जुब की कोई सीमा नहीं। सेनापति की हालत तो ऐसी है जैसे उसकी आत्मा ही उड़ रही हो, लेकिन चीकू रानी देखती है कि रानी माधवी के चेहरे पर भय की बजाय आश्चर्य के संकेत है। चीकू रानी सोच में पड़ जाती है कि यह कौन सा रहस्य है। अपराधी भी आश्चर्यचकित है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह मंच पर आते हैं, महाराज को एकटक निहारते हैं और फिर पिताश्री कहकर उनके चरणों में झुक जाते हैं। उसके बाद वे अपने पिता को गले लगाते हैं। यह दृश्य देखकर सेनापति धीरे धीरे वहां से हटने की कोशिश करता है, लेकिन चीकू रानी की निगाहें उसे पकड़ लेती है। चीकू रानी आवाज देती है, सेनापति जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप ही हमें बताएंगे ना महाराज? और अन्य सभी के सामने पूरी कथा। छोटे महाराज आश्चर्यचकित होकर सेनापति की ओर देखते हैं। चीकू रानी कहती है, हमारे सेनापति ही इस पूरी योजना के कर्ता है। सेनापति भागने का प्रयास करता है, लेकिन कुछ सैनिक उसे रोक लेते हैं। महाराज सेनापति को मंच पर आने का आदेश देते हैं और पूछते हैं, आप बताएंगे कि यह मामला क्या है? यह पहेली किससे संबंधित है और आपका इस पहेली से क्या लेना देना है? मंच पर आते ही सेनापति बड़े महाराज के पैरों में पड़कर रक्षा की भीख मांगने लगता है और फिर बताता है, महाराज, मैं आपको बताता हूं कि यह योजना मैंने और सनों ने मिलकर बनाई थी। हम दोनों ने एक योजना बनाई थी जिसमें आपके पूरे परिवार को धीरे धीरे समाप्त करने की साजिश थी। आपके राज्य पर पूरा कब्जा जमाने का षड्यंत्र रचा गया था। बड़े महाराज की मृत्यु एक योजना के तहत हुई थी। उस समय उनकी मृत्यु शेर के पैर से प्रतीत हुई थी, लेकिन वास्तव में हमने बड़े महाराज को बावड़ी की ओर जाने वाले तहखाने में कैद कर लिया था और जंगल में एक सैनिक को मारकर उसकी शक्ल सूरत बिगाड़ दी थी। हमने उसकी अंगूठी और वस्त्र भी बड़े महाराज के पहनाए ताकि पहली नजर में पहचानना मुश्किल हो। छोटे महाराज कड़कते हुए पूछते हैं, आपने बड़े महाराज को तहखाने में क्यों रखा? सेनापति जवाब देता है, क्योंकि बड़े महाराज को एक महत्वपूर्ण राज पता था। छोटे महाराज पूछते हैं, कौन सा राज? सेनापति कहता है, खजाने का राज। हमारा खजाना, जो आपके परिवार का खानदानी खजाना है, इसका नक्शा बड़े महाराज को ही पता है, जो हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक था। हमने बड़े महाराज को अत्यधिक यातनाएं दी, लेकिन वे बताने को तैयार नहीं हुए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को यह सुनकर अत्यधिक क्रोध आता है और वही अपनी तलवार खींच लेते हैं। तभी चीकू रानी उन्हें रोकते हुए कहती है, रोकिए महाराज, अभी अन्य राज्यों की भी बात करनी है। छोटे महाराज पूछते हैं, और कौन सा राज्य है? चीकू रानी कहती है, इस बारे में अभी पता चलेगा। सेनापति, आपको इन सब बातों को स्पष्ट करना होगा। सेनापति आश्चर्यचकित होकर चीकू रानी की ओर देखता है। चीकू रानी कहती है, हम चलें। चीकू रानी ने दूसरे राज्य के बारे में भी जानकारी देना शुरू किया। इस सूचना को सुनकर सभी लोग बेहद प्रसन्न हो जाएंगे। कल महाराज ने पूछा, कौन सा राज्य?
चीकू रानी ने जवाब दिया, महाराज, राजमाता भी जीवित है। छोटे महाराज तुरंत चौंक पड़े और बोले, आप क्या कह रही है? चीकू रानी की बात सुनकर महाराज, सेनापति और रानी माधवी सभी स्तब्ध रह गए। सेनापति की तो हालत एकदम खौफनाक हो गई, क्योंकि वह सोच रहा था कि राजमाता की तो मृत्यु हो चुकी थी, तो अब वह कैसे जीवित है? चीकू रानी ने स्पष्ट किया, राजमाता जंगल में मेरे माता पिता के पास है। सेनापति जी, आप बताएंगे कि राजमाता को समाप्त करने की योजना किसने बनाई और यह योजना क्या थी? चीकू रानी ने आग्रह किया। सेनापति बताइए, अन्यथा हम अपनी तलवारें खींच लेंगे। सेनापति कांपते हुए बताता है, महाराज, राजमाता को मंदिर में जलाने की योजना मेरे और सन्नो की थी। हमने अपनी योजना में सफलता भी प्राप्त की थी। चीकू रानी ने आगे बताया कि माधवी रानी की दासी सन्नो रानी माधवी के वस्त्र पहनकर सेनापति से मिलने जाती थी, क्योंकि वह नींद की औषधि देती थी। सन्नो रानी माधवी के वस्त्र पहनकर उनकी वेशभूषा में सेनापति से मिलती थी। उस दिन जब राजमाता मंदिर जा रही थी, सन्नो ने उसे राजमाता की समाप्ति की योजना के बारे में सूचित कर दिया। राजमाता की दासी प्रवाह ने राजमाता को पूरी योजना के बारे में बताया और निवेदन किया कि वह उसके वस्त्र पहन ले, ताकि सेनापति की योजना का खुलासा न हो सके। राजमाता ने दासी की बात मान ली और मंदिर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। सेनापति और सन्नो की योजना के अनुसार मंदिर में जो शव मिला वह राजमाता का नहीं बल्कि सन्नो का था। राजमाता जंगल में भटकती रही और कई दिनों तक भूखी प्यासी रही। देवी माँ की भक्त राजमाता की ऐसी हालत देखकर देवी माँ बहुत दुखी हुई। चीकू रानी ने बताया कि देवी माँ के आशीर्वाद से उसे एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई। राजमाता ने जंगली जाति के मुखिया और उसकी पत्नी को उसकी परवरिश के लिए सौंप दिया था। जब राजमाता मुखिया से मिली तो उन्होंने चीकू का बाग लगवाया और कहा कि चीकू का नियमित सेवन करने से वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने चीकू रानी को धन्यवाद दिया और कहा कि देवी माँ ने उनके माता पिता को वापस लौटा दिया। इसके बाद राजमाता को राजमहल लाया गया और सेनापति तथा सन्नो को काल कोठरी में डाल दिया गया। रानी माधवी ने सन्नो की हाथ काटकर उसे सजा दी। चीकू रानी अब राज्य की सबसे सुंदर और चहेती रानी बन चुकी है। देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण वह जैसे लोगों को नजर आती है वैसी ही बन जाती है। चीकू रानी का असली नाम अब याद नहीं किया जाता, लेकिन राजमहल में आने से पहले उन्होंने देवी माँ के आशीर्वाद से अपना नाम बदलकर चीकू रखा था। राजकुमार वीरभद्र, हेमकुंठ नगर का शूरवीर, जब 20 बसंत पार कर चुका तब उसके पिता ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, वीरभद्र, अब तुम 20 वर्ष के हो चुके हो। हमारे राजवंश की रीति के अनुसार जब कोई राजकुमार इस उम्र तक पहुंचता है तो उसे भूल भुलैया वन के मध्य स्थित कुलदेवी के मंदिर में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। अब तुम्हारी भी बारी है। राजकुमार ने आदर पूर्वक उत्तर दिया, पिताजी, मैं निश्चित रूप से कुलदेवी के दर्शन के लिए भूल भुलैया वन में जाऊंगा। पिता की अनुमति पाकर वीरभद्र जब उस वन की ओर प्रस्थान करने लगा तब राजा ने उसे समझाते हुए कहा, राजकुमार, वन में प्रवेश करते ही एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें हर हाल में रात होने से पहले ही वहां से बाहर आ जाना है। वीरभद्र ने प्रश्न किया, क्यों पिताजी? राजा ने उत्तर दिया, बेटा, भूल भुलैया वन इतना जटिल और घना है कि वहां दिन के उजाले में भी अंधकार का वास रहता है। वहां की शाखाओं और पत्तों के बीच से सूर्य की किरणें भी मुश्किल से गुजर पाती है। रात के समय तो वहां हाथ को हाथ भी नहीं दिखता। कई राहगीर वहां भटक जाते हैं और इसी कारण उस वन का नाम भूल भुलैया वन पड़ा है। राजकुमार ने राजा की बातें ध्यान में रखते हुए कहा, आपने मुझे इस विषय में बताया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से सूर्यास्त से पहले ही उस वन से बाहर निकल आऊंगा। इसके बाद वीरभद्र कुछ सैनिकों को अपने साथ लेकर भूल भुलैया वन की ओर प्रस्थान कर गया। वहां पहुंचकर उसने कुलदेवी के मंदिर में सिर झुकाया और उनका आशीर्वाद लिया। जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला, उसे महसूस हुआ कि शाम ढलने लगी है। उसने सोचा, मुझे पिता की बात मानते हुए इस वन से बाहर निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि रात हो जाए।
राजकुमार और उसके सैनिक वन से बाहर की ओर बढ़ने लगे। अचानक उसकी नजर एक सुंदर हिरण पर पड़ी। राजकुमार ने कहा, वाह, कितना सुंदर और पुष्ट हिरण है, इसका शिकार अवश्य ही करना चाहिए। यह सोचते हुए उसने अपने घोड़े को हिरण के पीछे दौड़ा दिया, लेकिन वह हिरण इतनी तेजी से भागा कि राजकुमार को उसे पकड़ने में कठिनाई होने लगी। लंबे समय तक पीछा करने के बाद वह हिरण अचानक झाड़ियों में गायब हो गया और वीरभद्र की दृष्टि से ओझल हो गया। तभी राजकुमार को यह एहसास हुआ कि अब रात हो चुकी थी। दूसरी तरफ राजकुमार के सैनिक बेचैनी से उसका इंतजार करते करते थक चुके थे। एक सैनिक ने दूसरे से कहा, रात होने को है और अभी तक राजकुमार वापस नहीं लौटे हैं, जबकि हकीकत में राजकुमार वास्तव में वन में रास्ता भटक चुका था। धीरे धीरे रात का घना अंधेरा छा गया और राजकुमार के मन में पछतावा होने लगा। उसने सोचा, अब इस वन से निकलना बहुत ही कठिन हो गया है, मुझे इस रात को इसी वन में गुजारनी होगी। उधर सैनिक भी चिंतित हो उठे थे। एक ने कहा, जिस बात का डर था वही हुआ, रात हो गई और हम इस वन से बाहर नहीं निकल सके। पता नहीं राजकुमार वीरभद्र इस समय कहाँ होंगे, कहीं उन पर कोई विपत्ति तो नहीं आ पड़ी। उन्होंने निर्णय लिया कि अब इस गहरे अंधकार में राजकुमार को खोजना संभव नहीं है और यह काम सुबह ही हो सकेगा। इधर वन में भटकते हुए राजकुमार एक पेड़ के नीचे जा बैठा। उसके मन में पश्चाताप हो रहा था कि आखिर वह उस हिरण के पीछे क्यों भागा। वह इसी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक उसने देखा कि सामने से दो व्यक्ति मशालें लिए उसकी ओर आ रहे हैं। उन्हें देखकर राजकुमार बुरी तरह घबरा गया। उसने सोचा, कहीं ये लोग डाकू तो नहीं? अगर इन्हें पता चल गया कि मैं राजकुमार हूं तो ये मुझे लूट लेंगे। इससे पहले कि राजकुमार कुछ कर पाता, वे दोनों लोग उसके पास आ गए और पूछा, कौन हो तुम भाई? वीरभद्र उन्हें अपनी असलियत बताना नहीं चाहता था। उसने कहा, मेरा नाम वीरभद्र है और मैं हेमकुंठ नगर की सेना में एक सैनिक के रूप में काम करता हूं। यहां से गुजरते हुए मैं इस वन में भटक गया। यह सुनकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, वीरभद्र भाई, इस वन में रुककर तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। असल में इस वन में खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देखो भाई, मेरा नाम राघव है और यह मेरा मित्र सरजू है। हम दोनों भूल भुलैया वन के पास के गांव माधवगढ़ में रहते हैं। अगर तुम ठीक समझो तो हमारे साथ चलो, रात हमारी झोपड़ी में गुजार लो और सुबह होते ही हेमकुंठ नगर लौट जाना। राजकुमार ने सोचा, ये लोग सही कह रहे हैं, मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। अगर मैं यहीं रुका तो कौन जाने कौन सा जंगली जानवर मुझ पर हमला कर दे। इसके बाद वीरभद्र उन दोनों के साथ चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद राजकुमार ने उनसे पूछा, भाई, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुम दोनों इतनी रात को इस खतरनाक वन में क्या कर रहे थे, जबकि सारी सच्चाई जानते हो? उनमें से एक बोला, भाई, पास के गांव में हमारे एक मित्र का विवाह था और हम वहीं शिरकत करने गए थे। अब हम अपने गांव वापस लौट रहे थे कि रास्ते में रात इसी वन में आ गई। जंगली जानवर आग से डरते हैं, इसलिए हम जलती मशालें लेकर चल रहे हैं। राघव और सरजू को वन के हर रास्ते की पूरी जानकारी थी, इसलिए वे बिना किसी कठिनाई के वन को पार करके अपने गांव माधवगढ़ पहुंच गए। उधर राजमहल में राजा कौशलेंद्र बेहद चिंतित थे। उन्होंने महारानी से कहा, महारानी, राजकुमार वीरभद्र अभी तक भूल भुलैया वन से वापस नहीं लौटा, कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? महारानी ने उत्तर दिया, शुभ शुभ बोलिए महाराज, ऐसा कुछ मत कहिए। इधर वीरभद्र जब राघव और सरजू के साथ माधवगढ़ गांव में दाखिल हुआ तो सरजू ने कहा, राघव, तुम्हारा घर आ गया, अब मैं चलता हूं, लेकिन वीरभद्र का क्या होगा? राघव ने जवाब दिया, तुम इसकी चिंता मत करो सरजू, इसे मैं अपनी झोपड़ी में ठहरा लूंगा। फिर दोनों से विदा लेकर सरजू आगे बढ़ गया। इसके बाद राघव ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया। तभी अंदर से एक लड़की की आवाज आई, अभी आती हूं भैया। अगले ही पल झोपड़ी का दरवाजा खुला और वीरभद्र एकटक उस लड़की को देखता रह गया। राघव ने कहा, वीरभद्र, ये मेरी छोटी बहन तेजी माला है। राघव वीरभद्र को झोपड़ी के अंदर ले आया और बोला, भाई, तुम्हें भूख लगी होगी,
वीरभद्र ने उत्तर दिया, हाँ भाई, भूख तो लगी है। राघव ने तेजी माला से कहा, तेजी माला, जल्दी से मेहमान के लिए खाना बना दो। तेजी माला ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भैया, मैं अभी खाना तैयार करती हूँ। असल में वीरभद्र तेजी माला को देखते ही उससे प्रेम कर बैठा था। तेजी माला की खूबसूरती का जादू वीरभद्र पर पूरी तरह से चल चुका था। खाना खा लेने के बाद राघव ने कहा, वीरभद्र, झोपड़ी के बाहर चबूतरे पर मैंने तुम्हारी चारपाई बिछा दी है। वीरभद्र का शरीर थकान से चूर था, इसलिए चारपाई पर लेटते ही वह गहरी नींद में डूब गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने तेजी माला को राघव से कहते सुना, भैया, मैं नदी पर नहाने और पानी भरने जा रही हूँ। राघव ने कहा, ठीक है तेजी माला, नदी से जल्दी लौट आना। इसके बाद तेजी माला घड़ा लेकर नदी की ओर बढ़ गई। तभी राघव झोपड़ी से बाहर आया और वीरभद्र से कहा, देखो भाई, मैं जरा सरजू के पास हो आता हूँ, तब तक तुम कुल्ला दातुन कर लो। जैसे ही राघव वहां से रवाना हुआ, कुछ ही पलों बाद सैनिकों की एक टुकड़ी राजकुमार वीरभद्र को ढूंढते हुए माधवगढ़ पहुंच गई। वे राजकुमार के पास आकर बोले, राजकुमार, आप यहाँ? हम तो आपको जंगल में खोज रहे थे। वीरभद्र ने उत्तर दिया, मैं रास्ता भटक कर यहाँ आ गया था। तुम लोग ऐसा करो, तुरंत महल वापस लौट जाओ। थोड़ी देर में मैं भी आकर तुमसे मिलूंगा, फिर हम सभी अपने राज्य की ओर चलेंगे। सैनिकों की वह टुकड़ी वापस लौट गई। कुछ समय बाद जब राघव वापस आया तो वीरभद्र ने कहा, अच्छा राघव भाई, अब मुझे विदा दीजिए। राघव बोला, बिना कुछ खाए पिए तुम कैसे जा सकते हो भाई? वीरभद्र ने कहा, नहीं राघव, इस समय मुझे भूख नहीं है। तुम मुझे यह बताओ, तुम यहाँ गांव में क्या करते हो? राघव ने उत्तर दिया, क्या करूंगा वीरभद्र, मेरे पास जमीन नहीं है जो खेती बाड़ी करूं। गांव के जमींदार की यहाँ चाकरी करके जैसे तैसे अपना और अपनी बहन का पेट पालता हो। वीरभद्र ने कहा, राघव, तुम ऐसा करो कि मेरे पास हेमकुंठ नगर आ जाओ। राघव ने पूछा, वो किस लिए मित्र? वीरभद्र ने कहा, मैं तुम्हें सेना में भर्ती करवा दूंगा। सेना में मेरी अच्छी पहचान है। इसके बाद राजकुमार वीरभद्र ने अपनी एक अंगूठी निकालकर राघव को देते हुए कहा, राघव, मैं हेमकुंठ नगर के महल में एक कक्ष में रहता हूं। महल पहुंचकर तुम यह अंगूठी पहरेदार को दिखा देना, वे तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। इसके बाद वीरभद्र ने राघव से विदा ली। कुछ दूर जाने के बाद वीरभद्र मन में सोचने लगा, काश चलते चलते तेजी माला की एक झलक देख पाता। तभी तेजी माला नदी से पानी भरकर लौट रही थी। उसे देखकर वीरभद्र ने कहा, परदेशी, तुम जा रहे हो? वीरभद्र ने उत्तर दिया, हाँ तेजी माला, लेकिन जाते जाते मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। तुम्हारा भाई कुछ दिनों बाद मुझसे मिलने हेमकुंठ नगर आएगा। क्या तुम अपने भाई के साथ हेमकुंठ नगर आ सकती हो? तेजी माला ने पूछा, वो किस लिए परदेसी? वीरभद्र ने कहा, तेजी माला, तुम्हें मेरी खातिर वहां आना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर तेजी माला जैसे शर्मा गई। तब राजकुमार ने कहा, तो तेजी माला, मैं क्या समझूं, तुम अपने भाई के साथ हेमकुंठ नगर आओगी? तेजी माला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं आऊंगी। यह कहकर तेजी माला शर्माते हुए वहां से चली गई। इसके बाद राजकुमार जल्दी से जल्दी अपने सैनिकों के पास पहुंचा और राजमहल की ओर लौट गया। महल लौटकर राजकुमार ने अपने माता पिता को जंगल में घटी सारी घटनाएं विस्तार से बताई। इस घटना को अब पूरा 1 महीना बीत चुका था। राजकुमार सोचने लगा, माधवगढ़ से आए हुए मुझे 1 महीना हो गया है, लेकिन राघव अभी तक तेजी माला के साथ हेमकुंठ नगर नहीं आया। इसका कारण क्या हो सकता है? इधर माधवगढ़ में एक दिन राघव ने अपनी बहन से कहा, तेजी माला, मैं कुछ दिनों के लिए हेमकुंठ नगर जा रहा हूं। तेजी माला बोली, भैया, मैं भी हेमकुंठ नगर जाना चाहती हूं। क्या आप मुझे भी वहां ले चलेंगे? मैंने आज तक कोई नगर नहीं देखा। मैं भी देखना चाहती हूं कि नगर कैसे होते हैं। राघव ने कहा, ठीक है तेजी माला, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूं। फिर दोनों भाई बहन तैयार होकर हेमकुंठ नगर की ओर चल दिए। हेमकुंठ नगर पहुंचकर जब राघव ने महल के पहरेदार को वीरभद्र की दी हुई अंगूठी दिखाई और कहा, हमें वीरभद्र से मिलना है,
पहरेदार मन ही मन सोचने लगा, कौन है यह गंबार आदमी जो राजकुमार का नाम इतनी बेअदबी से ले रहा है। खैर, कोई भी हो, लेकिन राजकुमार की अंगूठी इसके पास है। शायद संकट के समय इसने राजकुमार की मदद की होगी। ये सोचकर पहरेदार ने राघव और तेजी माला को राजकीय अतिथि गृह में ठहरा दिया। उन्हें ठहराकर पहरेदार वीरभद्र के पास गया और बोला, राजकुमार, गांव का कोई आदमी आपकी अंगूठी लेकर आया है। वीरभद्र ने कहा, ओह, यह अंगूठी तो मैंने राघव को दी थी। तो क्या राघव हेमकुंठ नगर आ पहुंचा? कहाँ है वे? पहरेदार ने उत्तर दिया, मैंने उन दोनों को राजकीय अतिथि गृह में ठहरा दिया है। राजकुमार ने कहा, तुमने ठीक किया। फिर वीरभद्र तुरंत अतिथि गृह गया। राघव और उसकी बहन तेजी माला को देखकर वह बेहद प्रसन्न हुआ और उसने राघव को गले से लगा लिया। तब राघव ने कहा, वीरभद्र, तुम्हारे कहे मुताबिक मैं यहां आ गया हूं। अब तुम सेना में मेरी नौकरी लगवा दोगे ना? वीरभद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, मैंने तुम्हें यहां सेना में नौकरी दिलाने के लिए नहीं, बल्कि अपना रिश्तेदार बनाने के लिए बुलाया है। राघव ने आश्चर्य से कहा, मैं समझा नहीं वीरभद्र। वीरभद्र ने कहा, तो सुनो राघव, मैं तुम्हारी बहन तेजी माला के साथ विवाह करना चाहता हूं। राघव ने हैरान होकर कहा, यह तुम क्या कह रही हो वीरभद्र? कहां तुम और कहां मैं? वीरभद्र ने गंभीरता से कहा, राघव, इन सब बातों को छोड़ो। ये बताओ कि तुम्हें इस विवाह से कोई आपत्ति तो नहीं है? राघव ने उत्साहित होकर कहा, मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती है? तुम जैसा बहनोई पाकर तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। वीरभद्र ने कहा, अब मैं तुम्हें एक सच्चाई और बताने जा रहा हूं। मैं हेमकुंठ नगर की सेना का साधारण सैनिक नहीं, बल्कि इस नगर का राजकुमार हूं। यह बात सुनकर राघव और तेजी माला दोनों हक्का बक्का रह गए। राघव ने कहा, ओह, तब यह विवाह कैसे हो सकता है? तुम्हारे पिताजी महाराज हम जैसे मामूली लोगों से भला संबंध कैसे बना सकते हैं? वीरभद्र ने आश्वस्त करते हुए कहा, इसकी चिंता मत करो राघव, मैं इस बारे में अपने पिताजी महाराज से बात करके उन्हें विवाह के लिए राजी कर लूंगा। इसके बाद राजकुमार वहां से चला गया। राजकुमार वीरभद्र तुरंत ही अपने पिताजी महाराज कौशलेंद्र के कक्ष में पहुंचा। पिताजी महाराज, आपने मुझे बुलाया है? महाराज ने कहा, वीरभद्र, हमें सुनने में आया है कि तुमने आज राजकीय अतिथि गृह में 2 लोगों को ठहराया है। आपने बिल्कुल सही सुना है पिताजी, वीरभद्र ने उत्तर दिया। महाराज ने पूछा, वे कौन लोग हैं? वीरभद्र ने समझाते हुए कहा, पिताजी महाराज, ये वही लोग हैं जिनके घर मैंने उस रात शरण ली थी जब मैं कुलदेवी के दर्शन के लिए भूल भुलैया वन में गया था। महाराज ने कहा, अच्छा, तो ये वही लोग हैं, लेकिन इन्हें अतिथि गृह में ठहराने की क्या जरूरत थी? इन्हें कुछ पुरस्कार के रूप में धन देकर विदा कर देना चाहिए था। वीरभद्र ने संजीदगी से कहा, पिताजी, राघव ने बुरे समय में मेरी मदद की थी, उनका एहसान मैं केवल धन देकर नहीं चुका सकता। महाराज ने गुस्से से पूछा, तो तुमने क्या सोचा है? वीरभद्र ने उत्तर दिया, राघव की बहन तेजी माला भी उनके साथ आई है। मैं तेजी माला के साथ विवाह करना चाहता हूं। ये सुनकर महाराज को बहुत क्रोध आया। वे बोले, यह कैसे हो सकता है? राजवंश में एक साधारण और गरीब परिवार की लड़की बहू बनकर कैसे आ सकती है? यह हमारे खानदान की शान के खिलाफ है। वीरभद्र ने दृढ़ता से कहा, कुछ भी हो पिताजी, मैं राघव से वचन दे चुका हूं, यह विवाह होकर ही रहेगा। महाराज गुस्से से बोले, खामोश राजकुमार, तुम बहुत बोलने लगे हो। तुम उस मामूली लड़की के प्रेम में पड़कर हमारे खानदान की नाक कटवाना चाहते हो? वीरभद्र ने शांति से कहा, पिताजी महाराज, इस समय आपको क्रोध आ रहा है, इसीलिए बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं यहां से जा रहा हूं। यह कहकर वीरभद्र कमरे से बाहर निकल गया। महाराज ने यह देखकर सोचा, अरे, वीरभद्र की इतनी हिम्मत, वह हमारी आज्ञा नहीं मानेगा। वीरभद्र अपने कमरे में आकर उदास हो गया। काफी देर तक सोचने के बाद उसके मन में विचार आया कि आज पिताजी महाराज के सामने मैंने बहुत ही बदतमीजी से बात की। गुस्से में आकर मुझे वहां से नहीं निकलना चाहिए था, बल्कि ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए था। मुझे इसी समय जाकर महाराज से अपनी उस बदतमीजी के लिए माफी मांगनी चाहिए और विनम्रता से तेजी माला के बारे में बात करनी चाहिए। यह सोचकर वह तुरंत महाराज के कमरे की ओर चल दिया।
जब वह कमरे के पास पहुंचा तो उसने महाराज को किसी से बातें करते हुए सुना। वह चुपचाप अंदर झांकने लगा और छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगा। उसने देखा कि महाराज एक जल्लाद से बातें कर रहे थे। वीरभद्र कमरे के बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। महाराज ने उस जल्लाद से कहा, भुजबल, महल के राजकीय अतिथि गृह में राघव और उसकी बहन तेजीमाला ठहरे हुए हैं। हम चाहते हैं कि आज की रात उनके जीवन की अंतिम रात हो। तुम उन दोनों को मौत के घाट उतारकर उनकी लाशें ठिकाने लगा दो। भुजबल ने जवाब दिया, ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन जरूर होगा। राजकुमार वीरभद्र ने यह सुनकर सन्न रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनके पिताजी निर्दोष राघव और उसकी बहन की हत्या करवाने का आदेश दे सकते हैं। वे तुरंत अतिथि गृह पहुंचे। राघव ने राजकुमार को चिंतित देखकर पूछा, राजकुमार, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। वीरभद्र ने तेजी से कहा, राघव, समय कम है। जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और वैसा ही करो। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, फिर मैं सारी बातें विस्तार से बताऊंगा। इसके बाद वीरभद्र ने उन्हें कमरे में बने एक गुप्त दरवाजे की ओर ले गया। दरवाजा खोलने पर सुरंग नुमा एक रास्ता दिखाई दिया। वे सभी उस गुप्त मार्ग से सुरंग में प्रवेश कर गए। इस सुरंग का दूसरा छोर राजमहल से बहुत दूर एक अनजानी जगह पर खुलता था। जब वे सुरंग के दूसरे सिरे से बाहर निकले तो वहां 2 घोड़े बंधे हुए थे। वीरभद्र ने कहा, राघव, तुम अपनी बहन के साथ एक घोड़े पर सवार हो जाओ। फिर वे सभी घोड़ों पर सवार होकर तेजी से वहां से भाग निकले। इधर अतिथि गृह का एक सेवक महाराज के पास आया और कहने लगा, महाराज, जिस कक्ष में राघव और तेजीमाला ठहरे हुए थे वे अब वहां नहीं है। साथ ही उस कक्ष का गुप्त दरवाजा भी खुला हुआ है। महाराज ने चौंकते हुए पूछा, क्या? लेकिन उन्हें उस गुप्त दरवाजे के बारे में कैसे पता चला? उस दरवाजे के बारे में तो केवल राजवंश के लोगों को ही जानकारी होती है। सेवक ने कहा, महाराज, कुछ समय पहले राजकुमार वीरभद्र उनके कक्ष में गए थे। शायद राजकुमार ने ही उन लोगों को गुप्त दरवाजे के बारे में बताया होगा। दूसरी ओर वीरभद्र और राघव अब काफी दूर निकल आए थे। तब राघव ने पूछा, राजकुमार, कम से कम हमें ये तो बताओ कि हम यहां से भागकर क्यों आए हैं? वीरभद्र ने गंभीरता से कहा, राघव, पिताजी महाराज आज की रात तुम दोनों को मरवाना चाहते थे। राघव ने हैरानी से पूछा, क्या? ये आप क्या कह रहे हैं वीरभद्र? वीरभद्र ने कहा, हां, समय रहते मुझे उनके इस षड्यंत्र की भनक लग गई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहां से दूर ले आया। राघव ने फिर पूछा, लेकिन राजकुमार, इस तरह भागकर हम जाएंगे कहां? वीरभद्र ने जवाब दिया, पहले हम कहीं जाकर तेजीमाला से विवाह करेंगे, फिर हम हेमकुंठ नगर वापस लौट आएंगे। एक बार विवाह हो जाने के बाद पिताजी महाराज का गुस्सा जरूर ठंडा पड़ जाएगा। सारी हकीकत जानने के बाद राघव और तेजीमाला दोनों के दिलों में हैरानी के साथ राहत भी थी। उन दोनों को इस बात की खुशी थी कि वीरभद्र की वजह से उनकी जान बच गई। चलते चलते वे अपने राज्य की आखिरी हद तक पहुंच गए, जहां घना जंगल था। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, सूरज अस्त हो रहा था। तभी वीरभद्र की नजर कुछ दूर एक तंबू पर पड़ी। राज्य की सरहद पर तंबू देखकर उसके मन में शक पैदा हो गया। उसने राघव से कहा, राघव, यह तंबू देखकर अजीब लग रहा है। चलो तेजीमाला को यहां किसी सुरक्षित जगह छोड़कर चलते हैं और देखते हैं कि माजरा क्या है। राघव ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है राजकुमार। फिर वे दोनों तेजीमाला को एक महफूज जगह पर छोड़कर तंबू की तरफ बढ़े। जैसे ही वे पास पहुंचे, तंबू के भीतर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। दोनों ने ध्यान से सुनने की कोशिश की। अंदर बैठे लोग किसी दुश्मन राज्य के सैनिक थे। एक सैनिक दूसरे से कह रहा था, भाई, कल दोपहर तक हमारी फौज इस राज्य की सरहद पर पहुंच जाएगी और शाम होते ही हम हेमकुंठ नगर पर हमला कर देंगे। बेचारा राजा, उसे हमारी इस चाल की खबर भी नहीं है। हम उसे संभलने का मौका भी नहीं देंगे और जीत हमारी पक्की है। हमारे जासूसों ने सही जानकारी दी है। असल में ये दुश्मन के सैनिक थे जो राज्य पर अचानक हमला करने की योजना बना रहे थे। जब वीरभद्र और राघव ने यह सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वे फौरन राजमहल वापस जाएंगे और महाराज को इस साजिश की खबर देंगे।
ताकि हमला होने से पहले ही तैयारी हो सके। दोनों ने जल्द से जल्द इस खुफिया जानकारी को महाराज तक पहुंचाने की ठान ली और तेजी से वापस भागने लगे। भागते वक्त अचानक अंधेरे में वीरभद्र का पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। गिरने की आवाज से तंबू में बैठे सैनिक चौकन्ने हो गए। उन्हें लगा कि किसी ने उनकी बातचीत सुन ली है। सैनिक तुरंत बाहर निकले और आवाज की दिशा में दौड़ पड़े। एक सैनिक ने बिजली की तेजी से एक तीर चलाया, जो सीटी बजाता हुआ राजकुमार के पास से गुजर गया। राघव ने देखा कि राजकुमार खतरे में है, तो बिना एक पल गंवाए उसने अपनी जान पर खेलते हुए राजकुमार के सामने खड़ा हो गया। तभी एक और तीर आया, जो सीधा राघव के सीने में जाकर धंस गया। राघव ने अगले ही पल अपना दम तोड़ दिया था। उसने राजकुमार की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। राजकुमार चाहकर भी राघव के मृत शरीर को साथ नहीं ले जा सका, क्योंकि अंधेरा गहरा हो चुका था और वह खुद भी घायल था। मजबूरी में राघव के निर्जीव शरीर को वहीं छोड़कर उसे तेजी माला को लेकर वापस राज्य की ओर भागना पड़ा। अंधेरा इतना बढ़ चुका था कि उनका पीछा कर रहे सैनिक भी अपने खेमे में लौट गए। राजमहल पहुंचने पर राजकुमार सीधा महाराज के पास गया। महाराज को देखते ही उनका गुस्सा आसमान छूने लगा, लेकिन राजकुमार ने बिना देर किए राज्य पर होने वाले हमले की साजिश की पूरी जानकारी दी। उसने कहा, महाराज, कृपया मेरी बात पर यकीन करें। तुरंत सेना को युद्ध के लिए तैयार कीजिए। अगर मैं आज आपके सामने जीवित खड़ा हूं, तो इसका श्रेय केवल तेजी माला के भाई राघव को जाता है, जिसने मेरी जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तेजी माला को जैसे ही अपने भाई की मौत की खबर मिली, उसका दिल टूट गया। पूरी घटना की जानकारी मिलने के बाद महाराज ने कहा, ठीक है राजकुमार, अगर तुम्हारी बात सच है तो हम तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश देंगे। रातों रात महाराज ने युद्ध की तैयारी करवा ली। सुबह होते ही हेमकुंठ नगर की सेना राज्य की सीमा पर जा पहुंची, जहां सचमुच दुश्मन की सेना इकट्ठी थी। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन आखिरकार हेमकुंठ नगर की सेना ने दुश्मनों को हराकर अपने राज्य की रक्षा की। युद्ध जीतने के बाद जब महाराज महल लौटे, तो उन्होंने राजकुमार का आभार व्यक्त किया और कहा, राजकुमार, तुम्हारी बात पूरी तरह सच थी। हमें इस बात का गहरा अफसोस है कि हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। राघव ने जिस वीरता से तुम्हारी जान बचाई, उसके लिए मैं सदा उसका ऋणी रहूंगा। आज ही मैं अपनी सेना की एक टुकड़ी को जंगल में भेजता हूं, ताकि राघव के शरीर को वहां से लाया जा सके और पूरे राज्य की सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। और फिर ऐसा ही किया गया। राघव का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। इसके बाद महाराज ने राजकुमार से कहा, हमने बहुत सोच विचार कर एक निर्णय लिया है। हमने बड़ी भूल की जो राघव को साधारण आदमी समझा और उसकी बहन के साथ तुम्हारे विवाह को अस्वीकार किया। लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द तुम्हारा और तेजी माला का विवाह हो और वह हमारे महल की बहू बन जाए। और फिर कुछ समय बाद राजकुमार वीरभद्र और तेजी माला का विवाह बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। सेठ मुरारीलाल दिल ही दिल में अपनी चाल की सफलता पर संतुष्ट था। उसने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया और सोचा, इस संसार में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। किसी को नीचा समझकर उसे घृणा नहीं करनी चाहिए। अब सेठ और राजा के बीच कोई मनमुटाव नहीं था और सेठ के मन में नंदू के प्रति भी सम्मान की भावना जागृत हो गई थी। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।